हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे हमारे चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में सीखा, कंप्यूटर के एवोल्यूशन को समझा, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को समझा और कंप्यूटर क्या होता है ये डेफिनेशन भी हमने समझी। हमारे लास्ट वीडियोस के लिए आप आई बटन पे जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है हम लोग एक सीरीज़ के रूप में स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो बना रहे हैं। एक सीरीज़ इसकी चल रही है, तो आप उसको चेक कीजिए, देखिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर काम करता है इनपुट्स पे। कंप्यूटर के लिए क्या ज़रूरी है? डेटा इम्पॉर्टेंट है, और डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस जो उसको मिलते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर इस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सेव नहीं कर पाता है, स्टोर नहीं कर पाता है, अपने पास में सुरक्षित नहीं रख सकता, तो कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात, जैसे कैलकुलेटर और कंप्यूटर में अगर आप कंपेयर करोगे तो कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन क्या उन कैलकुलेशंस को आप स्टोर करके रखते हैं? नहीं रहती। तो एक बार आपने जो कैलकुलेशन की है, अगर आपको दोबारा उसको देखना होगा तो फिर से आपको वही कैलकुलेशन दोहरानी होगी, क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में हम अपने डेटा को, अपने रिजल्ट्स को, और जो प्रोग्राम हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटर एक ऑल पर्पस मशीन कहलाता है। तो यहाँ पे दो तरह के मेमोरीज की रिक्वायरमेंट कंप्यूटर को होती है। पहला टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। तो टेम्पररी स्टोरेज जो है वो क्यों चाहिए और परमानेंट स्टोरेज है वो क्यों चाहिए? तो टेम्पररी तो चाहिए, डेटा का जब भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए भी टेम्पररी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसे डेटा है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमेशा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप भी कई बार देखते होंगे, करते होंगे काम कंप्यूटर में, तो कई ऐसे आप इंफॉर्मेशंस लेते हैं, डेटा उसमें डालते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप उसको सेव नहीं करते हैं, स्टोर परमानेंटली स्टोर नहीं करते। तो वो क्या रहता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में ही रहता है और टेम्पररी होता है। और जैसे ही आप उसको क्लोज करते हैं वो चला जाता है, आपको आगे फ्यूचर में वो डेटा वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें परमानेंट सेव करनी पड़ती हैं, स्टोर करनी पड़ती हैं, कुछ जो है टेम्पररी स्टोर करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरी होती है, जो एक टेम्पररी होगी और एक परमानेंट होगी। तो आगे हम लोग देखेंगे टेम्पररी और परमानेंट मेमोरीज को अलग अलग समझेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर के मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है, किन किन यूनिट्स में कंप्यूटर की मेमोरी को हम नाप सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है हम जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज पे काम करता है। तो सिर्फ 0 और 1 दो ही डिजिट्स हैं इसके पास, जिससे ये सभी डेटा स्टोर करता है। तो हर एक जो यूनिट है, यानी हर एक जो डिजिट है बाइनरी लैंग्वेज में,
उस एक डिजिट को हम कहते हैं बिट। बिट मतलब BIT यानी बाइनरी डिजिट। ये जो 0 या 1, या तो 0 या 1, हर एक जो डिजिट है उसको हम क्या कहते हैं, चाहे 0 हो चाहे 1। तो ये जो हर एक डिजिट है इसको हम क्या कहते हैं, एक बिट कहते हैं। इन्हीं बिट्स को आगे ज्वाइन किया जाता है वर्ड्स की फॉर्म में। तो एक 4 बिट का वर्ड बनता है जिसको निबल कहते हैं, और एक 8 बिट का वर्ड बनता है जिसको बाइट कहते हैं। 8 बिट्स यानी आप 2 निबल्स भी कह सकते हो इसको, तो 4 + 4 यानी 2 निबल्स। तो 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं, 1 बाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में जब बात करते हैं तो हम बाइट की बात करते हैं। यहाँ पे 8 बिट्स जो है उनको हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे 1001 1010, ये निबल का एग्जाम्पल हुआ। और इसी तरीके से 8 डिजिट के जो ये नंबर्स आप देख रहे हैं ये बाइट्स के एग्जाम्पल हुए। तो एक सिंगल कैरेक्टर भी अगर आप जैसे आप सिंपल मान लीजिए आपने लिखा A, तो दैट A विल बी रिप्रेजेंट बाय अ बाइट, 1 बाइट। एक कैरेक्टर मतलब 1 बाइट जो है मेमोरी में रिप्रेजेंट इससे होगा। तो किस किस तरीके से आगे ये जो हमारी यूनिट्स हैं, क्योंकि एक छोटी सी यूनिट से काम नहीं चलता है, क्योंकि मेमोरी इतनी बड़ी होती है, इतनी ज़्यादा मेमोरी होती है कि इतनी छोटी यूनिट से काम नहीं चल सकता है। इसलिए बड़ी यूनिट्स भी यहाँ पर मेमोरी की होंगी। तो क्या क्या यूनिट्स हैं देखिए, 1024 बाइट्स को मिलाकर बनता है 1 KB। 1024 बाइट्स को मिलाकर 1 KB बनता है। इसी तरीके से 1024 किलोबाइट्स, KB मतलब किलोबाइट, तो 1024 किलोबाइट को मिलाकर 1 MB बनता है, MB यानी मेगाबाइट। इसी तरीके से 1024 MB को मिलाकर 1 गीगाबाइट, GB। उसी तरीके से 1 टेराबाइट 1024 GB को मिलाकर बनेगा। उसके आगे 1 पेंटाबाइट, PB 1024 TBs को मिलाकर बनेगा। उसी के आगे एक्साबाइट 1024 PB को मिलाकर बनेगा। 1 जेटाबाइट 1024 EB यानी कि एक्साबाइट, और 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट्स को मिलाकर बनेगा। तो ये जो है कुछ यूनिट्स हैं मेमोरीज की। तो बड़ी से बड़ी यूनिट यहाँ पर योटाबाइट जो है सबसे बड़ी यूनिट हम देखेंगे। अगर नॉर्मली अभी अगर आप मार्केट के अंदर बात करें तो हम नॉर्मली टीबी के अंदर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम परचेस करेंगे तो उसमें मेमोरी जो आपको मिलेगी हार्ड डिस्क या जो सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट है वो आपको या तो जीबी में मिलेगी, 500 GB का हो गया, या फिर 1 TB का हो गया। तो 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB जो भी हो, जैसी ज़रूरत होती है वैसे हम मेमोरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेमोरी की यूनिट्स जो है वो चलती हैं। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशंस भी कर सकते, जैसे आपको एग्ज़ाम में कभी आ गया कि 1 MB इक्वल टू कितने बाइट्स, तो आप क्या करेंगे 1024 इंटू 1024 उतने बाइट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 वो बाइट्स होंगे 1 MB के अंदर। इसी तरीके से अगर कह दें कि 1 MB में कितने KB होंगे तो 1024 इंटू 1024। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशंस भी इसकी कर सकते हैं, कितने MB में कितने KB हो सकता है या कितने बाइट्स हो सकते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। तो ये कुछ कैलकुलेशंस आप इसमें कर सकते हैं। डिवाइड करना है सिंपली और मल्टीप्लाई करना है। आगे देखते हैं कौन कौन सी मेमोरीज है हमारे पास, कितनी तरह की मेमोरी है हमारे पास। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की, कंप्यूटर के पास 2 तरह की मेमोरी होती है, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पररी। तो टेम्पररी मेमोरी जो है यानी कि प्राइमरी मेमोरी, हमने जब ब्लॉक डायग्राम देखा था कंप्यूटर का तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ CPU।
सीपीयू का एक पार्ट है प्राइमरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसको प्रोसेसर डायरेक्ट यूज़ करता है और ये टेम्पररी होती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करना और जो नॉर्मली जो डेटा इनपुट डिवाइसेस से आता है उसको भी यहीं पर पहले प्राइमरी मेमोरी में वो लाया जाता है, उसको प्राइमरी मेमोरी से फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। तो दो तरह की मेमोरी यहाँ पर हो गई, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इन जनरल टेम्पररी होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है। तो इसको अलग अलग से हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी जो है इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सीपीयू, यह मैंने पहले ही बात की। और जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जो भी डेटा होगा, वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, उसके बाद ही उसकी प्रोसेसिंग होगी। और सीपीयू जो है वो सीधे प्राइमरी मेमोरी से डील करता है, प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। अब प्राइमरी मेमोरी को भी आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, रैम और रोम। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल है, यानी कि वॉलेटाइल का मतलब टेम्पररी समझें अपन, यानी ऐसी मेमोरी जिसका डेटा परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब ये हो गया कि जब तक कंप्यूटर का स्विच ऑन है यानी पावर ऑन है तब तक वो डेटा वहाँ पे रहेगा, और अगर हमने एक बार उसको ऑफ कर दिया तो रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा मिट जाता है, साफ़ हो जाता है। फिर से हम उस डेटा को नहीं ला सकते। अगर हमें परमानेंट चाहिए तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में डालना पड़ेगा। इसलिए रैम जो है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स टेम्पररी, आप यहाँ पे समझ सकते हैं उसको। ज़रूरत क्या है रैम की, या सीधे सेकेंडरी मेमोरी से भी तो ये काम हो सकते थे, लेकिन रैम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये फास्ट होती है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। और सीपीयू जो है, हमारा सीपीयू बहुत फास्ट है, सीपीयू की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से हमें रैम की ज़रूरत होती है। दूसरा जो टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो रीड ओनली मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, कैटेगरी प्राइमरी मेमोरी में ही आएगा ये, लेकिन ये टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। बट इसको हम प्राइमरी मेमोरी में क्यों मानते हैं, या प्राइमरी मेमोरी का पार्ट ये क्यों कहलाता है? बिकॉज इसका जो यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ये प्राइमरी मेमोरी में आता है। बिकॉज इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर जनरल डेटा स्टोरेज, ये हर तरह का डेटा स्टोर नहीं करता है। नाम ही है इसका रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स द मेमोरी दैट कैन बी रेड ओनली, है ना। ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, उस पर राइटिंग नहीं की जाती। तो यहाँ पे राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन इन जनरल यहाँ पे राइटिंग नहीं होती, मतलब इसके ऊपर डेटा स्टोर नहीं करते हैं हम लोग। नॉर्मली यूज़र इस पे डेटा स्टोर नहीं करता है, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो फिर ये कंप्यूटर में होती क्यों है? तो रोम का जो काम है, रोम को या तो कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सीधे उसको लोड करते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम को एम्बेड कर देते हैं, और या फिर इसको स्पेशल प्रोग्राम्स के थ्रू अपडेट किया जा सकता है। अगर रोम का प्रोग्राम, रोम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम लोड किया हुआ है, अगर उसको चेंज करना पड़े, किसी कारण से उसको अपडेट करना है, तो फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू या स्पेशल यूटिलिटीज़ के थ्रू या फिर स्पेशल उसके लिए हार्डवेयर के थ्रू उसको पहले हम अपडेट करते हैं, उसके बाद उसको काम में ले सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि नॉर्मल यूज़र यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं कर सकता है रोम पे।
तो फिर रोम का काम कहाँ पर है, रोम यूज़ कहाँ होती है? तो रोम वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को इनिशिएट करने का काम करती है, यानी कंप्यूटर की स्टार्ट करने का काम करती है। कंप्यूटर जब बिल्कुल बंद होता है, ऑफ होता है, और हम उसको फर्स्ट टाइम पावर ऑन करते हैं, और पावर ऑन करने के बाद जैसे ही उसका स्विच ऑन हमने किया, तो सबसे पहले रोम अपना काम शुरू करता है, और रोम के ऊपर एक प्रोग्राम लोड होता है जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप लोडर। वो प्रोग्राम इनिशिएट होता है, शुरू होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में ला के छोड़ देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। जब आप ध्यान देंगे, कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है तो पहले कुछ देर के लिए कुछ ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कुछ नंबर्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद में आपको विंडोज़ का लोगो दिखाई देगा, फिर एक विंडोज़ की स्क्रीन आएगी, तब जाकर आप उस पर लॉगिन या तो लॉगिन करोगे या फिर डायरेक्टली डेस्कटॉप आ जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको बूटिंग कहते हैं, और ये बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाने वाला कौन है? रोम है। इसलिए रोम के ऊपर जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो बार बार चेंज नहीं होता, इसीलिए उसको हम फर्मवेयर कहते हैं, FIRM, फर्मवेयर। तो आगे हम जहाँ भी आएगा इसको डिस्कस करेंगे, फर्मवेयर और ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन फिर भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, और रोम के ऊपर जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उनको बार बार बदला नहीं जा सकता है, बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है कैश मेमोरी, या इसको कैशे भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता, कह सकते हैं आप इसको CACHE, तो इसलिए कुछ लोग कैशे भी कहते हैं इसको, और कुछ कैश भी कहते हैं। तो कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी ये क्या है? तो इसको आप ऐसा समझें कि ये रैम की तरह ही टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन कहाँ प्लेस होती है? CPU और रैम के बीच में। अब ऐसा क्यों होता है? CPU और रैम के बीच में कैश क्यों आ जाती है? बिकॉज रैम फास्ट है, रैम की स्पीड ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरीज, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना हमारा CPU फास्ट है। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे जैसे कंप्यूटर के आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगे। तो इतना ज़्यादा जब कंप्यूटर फास्ट हो गया, तो कंप्यूटर फास्ट होने का मतलब क्या हो गया? कि हमारा प्रोसेसर फास्ट हो गया, हमारा CPU फास्ट हो गया। तो जब CPU इतना फास्ट है, तो उस फास्ट CPU को असिस्टेंट भी कैसे चाहिए? फास्ट चाहिए, तेज़ असिस्टेंट चाहिए जो फटाफट से डेटा ट्रांसफ़र कर सके। तो रैम भी उतनी कैपेबल नहीं है, रैम के पास भी उतनी स्पीड नहीं है जितनी कि हमारे CPU को चाहिए। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि कहीं रैम का इंतज़ार करने की वजह से हमारा CPU जो है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो कहीं धीरे हो सकता है, स्लो हो सकता है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा, बिलो एवरेज हो जाएगा। तो इस वजह से कि हमारा CPU जो है उसकी रफ्तार कहीं धीमे नहीं पड़ जाए, उसकी स्पीड कहीं स्लो नहीं हो जाए, इसके लिए एक हाई स्पीड मेमोरी का यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। और इसको कहाँ प्लेस करते हैं? रैम और CPU के बीच में, क्योंकि CPU डायरेक्टली बात करता है प्राइमरी मेमोरी से, उसको जहाँ से भी जो भी डेटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए वो कहाँ से लेता है? प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है। और प्राइमरी मेमोरी से जब वो डेटा लेता है तो उसको पहले कैश के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो CPU क्या करेगा? कैश मेमोरी से डेटा लेगा और कैश को ही देगा, और कैश मेमोरी क्या करेगी? रैम से डेटा लेगी,
तो ये क्या करती है, पहले से ही जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है जिसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, वो उसको रैम से लेकर पहले ही रख लेता है और फिर फटाफट सीपीयू को देता रहता है। तो इस वजह से ये जो मेमोरी है ये सीपीयू और रैम के बीच में रखी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसकी फास्ट होती है। तो इसको सिंपल ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर एक मैकेनिक है, मान लीजिए कार मैकेनिक है और उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, वो कार मैकेनिक बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, बोल्ट्स फास्ट खोलेगा, बहुत जल्दी काम करेगा, लेकिन उसके जो असिस्टेंट है बहुत स्लो हैं। तो वो जो मैकेनिक है वो जो अपने असिस्टेंट से कुछ टूल्स मांगता है तो वो टूल्स उसको बहुत धीरे 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 ला कर देते हैं असिस्टेंट लोग। तो क्या उस मैकेनिक की स्पीड काम आ पाएगी? वो मैकेनिक जो है वो अपना काम तेज़ी से नहीं कर पाएगा, चाहे मैकेनिक की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी वो उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाएगा जितनी उसके पास ताकत है। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे असिस्टेंट रखेगा जो बहुत फास्ट हैं, और एक असिस्टेंट से काम नहीं चलेगा तो वो क्या करेगा, एक असिस्टेंट थोड़ा धीरे काम चल जाएगा, लेकिन जो उसके पास जो असिस्टेंट है उसको फास्ट रखेगा। तो वो जो फास्ट वाला असिस्टेंट है वो पहले वाले असिस्टेंट को बोल के फटाफट जो है टूल्स ला कर दे देगा उसको। तो मैकेनिक जो है वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे रैम और कैश मेमोरी भी काम करती है। इसको आप इसी तरीके से समझें कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये सीपीयू की असिस्टेंट है और हमारा सीपीयू बहुत फास्ट है। तो जब सीपीयू फास्ट है तो उसको असिस्टेंट भी कैसे चाहिए, बहुत तेज़ बहुत फास्ट असिस्टेंट चाहिए। तो इसलिए रैम और सीपीयू के बीच में इसको रखा जाता है ताकि हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है सीपीयू का वो कम नहीं हो जाए, वो स्लो नहीं हो जाए। आगे देखते हैं। अब बात आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो अपन ने पहले ही बात की कि ये जो मेमोरी है ये परमानेंट है। सेकेंडरी मेमोरी को जब मैंने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था दैट सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के बाहर अलग से एक पार्ट इसका होता है। तो इसलिए ये परमानेंट मेमोरी है और जब भी डेटा हमको फ्यूचर यूज़ के लिए सुरक्षित रखना है तो हम यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में उस डेटा को डाल देते हैं। तो आप जब चाहें फिर उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी स्पीड में जो है सबसे स्लो होगी। अगर हम मेमोरी हायरार्की देखें तो सबसे फास्ट जो हैं वो रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स की हमने बात की थी जब हमने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था। उसके बाद में रजिस्टर्स के बाद में आता है आपका रैम। इसको बीच में कैश मेमोरी आप यूज़ कर लें। रजिस्टर्स के बाद में कैश के बाद में रैम के बाद में सेकेंडरी मेमोरी। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी की हायरार्की है। सबसे फास्ट है रजिस्टर्स, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में रैम, उसके बाद में आपका सेकेंडरी स्टोरेज। तो उस हिसाब से देखें तो सबसे स्लो कौन है, सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा मेमोरी भी यही होती है, सबसे बड़ी मेमोरी भी सेकेंडरी मेमोरी ही होती है। नीचे आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी मेमोरी के। हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और एसएसडी। नॉर्मली ये बाकी के चार तो आपको पता ही हैं, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब आप यूज़ करते हैं। सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क भी आपने देखा ही होगा। एसएसडी क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन एज़ कंपेयर टू हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो इसलिए कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को और फास्ट बनाने के लिए एसएसडी का यूज़ किया जाता है,
तो जहाँ फास्ट कंप्यूटर्स चाहिए, जहाँ बूटिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए, वहाँ पे कुछ पार्ट SSD का रखा जाता है। जैसे 128 GB की SSD हो गई, या 256 की हो गई, या 512 GB की SSD हो गई, और बाकी की फिर हम हार्ड डिस्क रख लेते हैं। तो जहाँ पे हमारे कंप्यूटर को हमको बहुत फास्ट बनाना है तो फिर वहाँ पर हम SSD का यूज़ कर सकते हैं। SSD और HDD है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा किसी भी कंप्यूटर में आप पूरी की पूरी SSD नहीं रख सकते। आपको अगर 1 TB का स्टोरेज चाहिए तो 1 TB की SSD आप नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी उसकी। इसलिए SSD को छोटा रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए इसका काम उतना ही रहता है। और हार्ड डिस्क फिर जो आपका डेटा स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क में किया जाता है। आगे देखें, ट्रांसफ़र डेटा जो है हमारा, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होता है मेमोरीज और CPUs के बीच में। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पर वायर्स का यूज़ होगा। तो डेटा के ट्रांसफ़र के लिए भी हम फिज़िकली वायर्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर, जिसको बोलते हैं बस, BUS बस। तो जैसे नॉर्मली हमारे सिटी बस काम में आते हैं, उसी तरीके से ये भी बस है, डेटा बस इनको हम कहते हैं, जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है। एड्रेस को ट्रांसफ़र करने वाली एड्रेस बस है, और जो कंट्रोल सिग्नल्स को काम में जो ट्रांसफ़र करेगी वो कंट्रोल बस कहलाएगी। तो 3 तरह की बस यहाँ पर है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। और ये तीनों ही बस मिलाकर क्या बनाती हैं, सिस्टम बस कहलाती हैं, तीनों मिलकर। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, ये तीनों मिलाकर सिस्टम बस बनाएगी। इन्हीं के थ्रू इनपुट आउटपुट, चाहे डिवाइसेस हैं या मेमोरीज जो भी हैं, हमारी मेमोरी और CPU के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा इन डेटा बस के द्वारा ही होगा। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो डेटा ट्रांसफ़र करता है। ये हमने पहले ही बात कर ली कि इनपुट और आउटपुट जो भी होना है वो डेटा पहले से आपकी प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी से ही वो डेटा जो है अपनी कंसर्निंग प्लेसेस के पास जाएगा। तो जब भी CPU को डेटा की ज़रूरत होती है तो पहले वो एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस डालता है कि मुझे इस एड्रेस पर पड़े हुए डेटा की ज़रूरत है। तो वो एड्रेस बस से एड्रेस जाएगा, और उस एड्रेस से डेटा जो है वो फैच होकर CPU के पास आएगा। इस तरीके से ये डेटा का ट्रांसफ़र होता है। सो होप आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। और अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे या एक बार इसको रिपीट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।